अच्छा, सो एज़ आई वाज़ सेइंग, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर वाला वही है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ऑपोज़िट है, जौहर टाउन में लोकेटेड। सो दैट्स द बिल्डिंग। आप वहाँ पे जाएँगे, यू एंटर एंड स्ट्रेट जाके पार्किंग की बैक पे इलेक्टिव्स ऑफिस है। यू जस्ट गो देयर एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अनदर वे टू गेज कि आपको प्लेसमेंट मिली है या नहीं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रश होता है एप्लीकेशंस का। सो व्हेन इफ दे ऑफर कि आप पेमेंट सबमिट करा दें राइट नाउ व्हाइल सबमिटिंग योर फॉर्म, दैट मीन्स कि you most likely will get the spot because they have spots available. And if they don't have spots available, so they won't ask you to submit the fee directly. It's 5,000 जो registration fee है electives के लिए. And after submitting your fee, after you get, और आपकी placement की I remember मेरे मार्च में placement थी, so I got the email round about 3 to 4 days prior to my date of joining. So what you have to do is you have to keep checking your email, keep following up on email, जो electives office के साथ आप contact में रहें after submitting your fee and your form. And if available, if कोई spot open up होता है तो you can simply उसके बाद उसके process को follow करें. Now the process that follows after you get your placement is कि you have to get your medical tests done. A few of the tests जो कि कराते हैं, हेपेटाइटिस बी सी का पैनल होता है एंड एक और टेस्ट होता है. सो यू कैन गेट दोज डन बाय एनी कलेक्शन सेंटर अक्रॉस पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल आई वाज इन बुरेवाला ड्यूरिंग व्हेन आई गॉट द ईमेल, और वहाँ पे ये कलेक्शन सेंटर था, सो आई गिव माय ब्लड ओवर देयर. ऑनलाइन मेरे रिजल्ट्स आ गए थे द नेक्स्ट डे आई केम टू लाहौर. बट अनदर रिक्वायरमेंट इज योर चेस्ट एक्सरे. So radiology is only available in Peshawar या लाहौर वाला सेंटर, not in any other collection center. So chest X-ray के लिए आपको लाहौर ही आना पड़ेगा. And because you're going to be joining in a day or two, so it's better कि आप 1-2 दिन पहले ही लाहौर आ जाएं if you're out of लाहौर, या अगर आप पेशावर में कर रहे हैं तो सेम आप पेशावर चले जाएं if you're out of पेशावर. बिकॉज आपको अपने चेस्ट एक्सरे करवा के उसके फिर रिजल्ट सबमिट कराएंगे, देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन. सो द चेस्ट एक्सरे ऑल्सो टेक्स अ डे और टू उसके रिजल्ट आने में. सो इफ़ यू गेट योर चेस्ट एक्सरे डन द नाइट बिफोर ज्वाइनिंग डेट, तो तब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आए होंगे. यू वोंट हैव योर मेडिकल क्लियरेंस एंड यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट योर लेक्चर्स. सो दीज आर द फ्यू प्री रिक्विजिट्स जो कि सारे थे. सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज इन डिटेल. कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म है आपके कॉलेज से, आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, योर एप्लीकेशन फ़ी है, एंड देन योर मेडिकल टेस्ट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं. यस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई. वो अगेन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होंगी, और उनकी फ़ी भी जो होती है वो डॉलर्स में आपको पे करनी होती है अकॉर्डिंग टू जो भी जितनी भी वो फ़ी होगी, वो एप्लीकेशन फॉर्म पे उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं. एंड अ फ्यू अदर रिक्वायरमेंट्स जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को करनी पड़ती हैं फिल. या बिफोर गिविंग प्रॉप्स आई वुड नॉट से, बिकॉज प्रॉप से पहले आपको स्टडी फोकस, आपका एक माइंडसेट होता है और आपको वो टाइम चाहिए होता है, बिकॉज दीज आर वेरी एग्जॉस्टिव रोटेशंस, और उसमें आपको डे एंड नाइट डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी है. नो, हॉस्टल इज़ नॉट अवेलेबल, आपको अकोमोडेशन अपनी खुद करनी पड़ेगी. बट आई वुड रिकमेंड इमीडिएटली आफ्टर प्रॉप्स इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप फ्री होते हो, कोई पढ़ाई नहीं होती, इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम होता है. और द सेकेंड ऑप्शन इज समर वेकेशन. तो अगर आपको समर वेकेशन में प्लेसमेंट मिल जाती है, विच आई डाउट अभी मिल रही है, बिकॉज फ्यू ऑफ माई जूनियर्स हैव ऑल्सो अप्लाइड एंड देयर सेइंग कि सितंबर की डेट्स मिल रही हैं राइट नाउ. सो समर वेकेशन तो गुजर जाएंगी. सो इफ़ अगर मिल जाती है समर वेकेशन, इफ़ नहीं मिलती देन आफ्टर योर फाइनल प्रॉप्स. और बीच में अगर कुछ टाइम में आपको यू कैन गेट 2 weeks और 3 weeks ऑफ फ्रॉम योर कॉलेज, बिकॉज सम कॉलेजेस लाइक वहाँ पे जब मैं था तो देयर वाज द स्टूडेंट फ्रॉम शिफा जिनको इलेक्टिव लीव्स मिलती हैं टू कंप्लीट देयर इलेक्टिव्स ड्यूरिंग देयर फाइनल ईयर. सो इफ़ आपको वो लीव मिलती है, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम. अगर वो लीव नहीं मिलती, देन आई वुड सजेस्ट आफ्टर योर प्रॉप एग्जाम, इमीडिएटली आफ्टर अप्लाई आप कर दो प्रॉप से पहले, लेकिन डेट्स वो सिलेक्ट करना प्रॉप्स के बाद होगी. सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई अनफॉर्चुनेटली. सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को शौकत खाना में इलेक्टिव्स की जो है अप्लाई करने की इजाज़त होती है. तो लास्टली आई जस्ट वांट टू समराइज माय एक्सपीरियंस. इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एन अमेजिंग जर्नी. आई वाज प्लेस्ड इन द एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, तो मेरा सारा टाइम ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में गुजरता था. एंड इट्स अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन. वहाँ पे सारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं.
द इक्विपमेंट इज़ अप टू डेट, आपका हर केस शुरू होने से पहले जो टाइम इन होता है, टाइम आउट होता है, फिर आपकी चार्टिंग होती है, फिर केस क्लोज होने पे दोबारा से ब्रीफिंग होती है, काउंट्स होते हैं, सारे स्टाफ का इंट्रो होता है एंड समरी होती है. सो ऑल ऑफ दैट प्रोसेस आप उसमें से गुजरते हैं, यू रियली गेट अ फील ऑफ हाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्या प्रैक्टिसेस हैं और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं. एनेस्थीसिया में द वन थिंग आई लर्न जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा, विच वाज पैक्यू, द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, जो कि majority of hospitals, if not all, में follow नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आफ्टर द सर्जरी द पेशेंट विल बी इन अंडर द एनेस्थेटिस्ट केयर फॉर. थिएटर में अलग से पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट होता है जिसमें एनेस्थेटिस्ट केयर करता है फॉर द पेशेंट आफ्टर द सर्जरी फॉर 30 minutes satisfactory होते हैं, then they shift the patient to the post op ward. So this was just a tidbit के किस तरह से आपको बहुत एक अच्छा environment देखने को मिलता है, and the residents, the consultants, they make connections. आप learning designated time कुछ नहीं होता. So there's not a timeline कि 8 से 2 का टाइम है, आपने 8 पे चेक इन करना है, 2 पे चेकआउट करना है, कोई आपको पूछेगा नहीं आप कब आए, कोई पूछेगा नहीं आप कब गए, एंड कोई इतना बॉदर नहीं करेगा अनलेस यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ. तो अगर आप चाहें तो आप सुबह 7 बजे लिस्ट स्टार्ट होती है थिएटर में, आप सुबह 7 बजे भी आ सकते हैं, 6:30 बजे भी आ सकते हैं, आप चाहें तो आप 10 बजे भी आ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, बट इट विल ओनली बी द यूज़ ऑफ योर टाइम, आप कितना उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, कितना उसमें से सीखते हैं. यू ऑल्सो गेट ए चेक लिस्ट एट द स्टार्ट ऑफ योर रोटेशन, जिसमें आपने अपनी मैंडेटरी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो आपने कंप्लीट करनी है. तो डू यूटिलाइज दैट एज अ गाइड कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं एनेस्थीसिया में रोटेट किया तो मुझे ये पॉइंट्स जो हैं सीखने चाहिए, आने चाहिए. प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको सिखाएंगे लोग, इफ़ यू आर विलिंग एंड यू टेक इनिशिएटिव एंड यू आस्क योरसेल्फ. खुद से अगर आप बस जाके खड़े हो जाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, घर जाने का सोचेंगे, तो फिर कोई इतना बॉदर भी नहीं करेगा कि आपको कोई सिखाए. हाँ, बहुत अच्छा डील करते हैं, सबका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, दे विल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, बट आप जितना खुद नॉलेज गेन करना चाहेंगे उतना ही आपको कोई सिखा सकता है, आपको कोई फोर्स करके नहीं सिखा सकता. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने रेजिडेंट से उनके साथ 1-2 दिन जब गुजार लिए थे, आई हैड अ गुड रैपर विद हिम, तो मैंने उनसे कहा था कि आई वांट टू पास आई वांट टू सिक्योर एन एयरवे, खुद प्रैक्टिस करना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा था फिर कि उन्होंने मुझे एक रूम में भेज दिया जिसमें शॉर्ट लिस्ट हो रही थी, जिसमें रोटेटिंग केसेस होते हैं, एक केस आता है 10-15 मिनट बाद वो चला जाता है, न्यू केस आ जाता है. सो उन केसेस में दे डिड अलाउ मी, और मैंने खुद जो है एक लेंजल मास्क एयरवे पास किया था, बैग मास्क वेंटिलेशन खुद की थी. बट ये सिर्फ चीज़ें थी तब अगर मैंने खुद उनको रीच आउट किया था, अगर खुद मैंने उनको दिखाया था, आई शोड माई इंटरेस्ट एंड आई वांटेड टू लर्न एंड आई वांटेड दैट एक्सपीरियंस. अगर मैं सिर्फ जाके देख लूँगा केसेस और खड़ा रहूँगा, साइन कर लूँगा अपनी चेकलिस्ट कि मैंने ये पढ़ लिया है, तो फिर दैट विल नॉट बी द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम. So I think that's all from my side in terms of my experience and my application process and throughout जितना मेरा टाइम रहा. Also at the end एक और चीज़, do ask for a letter of recommendation, because apart from जो मेरे साथ जितने भी applicants थे जिन्होंने electives किए थे, apart from internal medicine, क्योंकि internal medicine वाले letter of recommendation नहीं देते for some reason, but जो बाकी departments हैं they are very happy to write you a letter of recommendation, और वो आप at the end of your rotation आप अपने consultant से जाके कह सकते हैं कि I have completed my rotation, these are my objectives, I have completed them, ये मेरा फॉर्म है. अपने रेजिडेंट से आप अपना जो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर्म है वो भी फिल करवा सकते हैं, एंड यू कैन आस्क देम कि आपको वो अच्छी रेटिंग दे दें अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस. उसके बाद यू कैन आस्क योर कंसल्टेंट जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है टू राइट योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और उनके असिस्टेंट होते हैं वो उनको कह देते हैं, उनके अप्रूवल से वो आपको साइन कर देंगे और आपको एक लेटर मिल जाएगा. दैट विल बी अ ग्रेट एडिशन टू योर सीवी एंड ऑल्सो अनदर ग्रेट यूज ऑफ योर टाइम स्पेंड देयर. तो एक LOR भी है, आप एक्वायर कर लें इस टाइम में, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर अहेड. So I guess that's all from my side, the things that I wanted to share. If you have any more questions, so I am here and I can answer them. Thank you so much. I think it was a great session. I think you answered all the questions now, right?
यस, जो चैट में आ रहे थे आई ट्राइड के मैं वो सारे तो साथ साथ आंसर कर दूं. ऑल्सो देयर इज दिस अनदर क्वेश्चन, द Yeah, वर्क एनवायरनमेंट जनरल. यस, जो जनरल एटीट्यूड है वर्क एनवायरनमेंट है, इट्स वेरी फ्रेंडली, इट्स वेरी कह लो जॉयफुल टू लर्न. आपको ओटी स्टाफ से लेके, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है थिएटर से है, बट ऑल्सो जो बाकी भी स्पेशलिटीज़ थी, आपको स्टाफ से लेके रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, इवन कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. एंड इफ़ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करेक्टली, सो अगर आप बस जाके खड़े हो जाते हैं इन द कॉर्नर एंड कम्युनिकेट नहीं करते एंड यू एक्सपेक्ट कि खुद आपसे आके कोई पूछे कि आप कौन हैं, सो दैट हैज़ अ टैड बिट नेगेटिव इम्पैक्ट. बट आपको फिर भी कोई कुछ कहता नहीं है. बट आई वुड सजेस्ट कि टू बिल्ड a good environment, build a good learning कह लो environment, तो आप उसके लिए you introduce yourself confidently. आप अपने जो रेजिडेंट हैं उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन बना के रखें. जो अगर कोई सीनियर्स आते हैं, आपके कंसल्टेंट्स आते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आते हैं, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें, कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो सारे बहुत आपको सपोर्ट करते हैं. जीपीए रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रायर इलेक्टिव experience भी नहीं required होता. As I said, it's just first come first serve basis, so it's very easy to get a placement. The only hurdle is कि आपका रश बहुत होता है, बिकॉज कोई प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रायर इलेक्टिव एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो जो पहले आएगा उसको स्लॉट मिल जाता है. सो आपकी टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है. आप एटलीस्ट 2 से 3 months प्रायर टू योर सिलेक्टेड टाइम आप अप्लाई करें. फॉर एग्जाम्पल अगर जुलाई के लिए करना है तो आप अभी भी कर देंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल. बट स्टिल आप मई तक, तो लास्ट मई से पहले पहले ना अप्रैल में ही आप अप्लाई कर दें फॉर योर जुलाई प्लेसमेंट. टेक द फॉर्म आप ऑनलाइन बस गूगल पे जाके लिखेंगे शौकत खानम इलेक्टिव्स, वहाँ पे एक वेब पेज आ जाएगा जो कि इलेक्टिव्स और ऑब्जर्वरशिप्स का होगा. आपने उसमें इलेक्टिव्स वाले टैब में जाना है और वो उस फॉर्म को डाउनलोड करना है. ठीक है, आई गेस there are no more questions. Still, if you do have any more questions, तो the group is available. आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं. And this, as stated, YouTube पे भी अपलोड हो जाएगा this. Okay, so I had something to share जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो because वेबसाइट पे they don't have anything available. अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको हटा देती हूँ. लेट मी नो आप लोग कर लिया है तो मैं इसको हटा दूँ. अच्छा, सो लाइक बाद में भी ले लेंगे इसको तो. अच्छा, तो सबसे पहले आप AQ की वेबसाइट पे जाओ. वहां पे दे हैव दिस इलेक्टिव्स का फॉर्म. अब सबसे पहले आपको इसमें एनओसी अपलोड करना होता है. दैट इज बेसिकली अ फॉर्म जो कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया, इसके लिंक में भी मौजूद है. उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट कराओ. और अब हमारी यूनिवर्सिटी से बेसिकली थोड़े से मुश्किल से साइन होता है वो. आपको उसमें अपनी थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी होंगी. फिर उसके बाद दे डोंट एक्सेप्ट इट लाइक दिस. पहले आपको डॉक्टर बिलाल अहीद को एप्लीकेशन देनी होगी. फिर उसके बाद वो जाएगी वाइस प्रिंसिपल के पास साइन होने. फिर उसके बाद आप स्टूडेंट अफेयर्स जाओगे 4th फ्लोर पे. 4th फ्लोर वाले दे विल गिव यू अ वाउचर ऑफ 1,000 रुपीज. वो फिल करके फिर उसके बाद वो फॉर्म के साथ जाएगा एंड इट विल गेट साइंड 1 हफ्ते में. तो अगर आपको अपने इलेक्टिव्स लाइक 3 महीने भी पहले अगर करने का अप्लाई का सोचा है तो उससे भी 1 हफ्ते पहले ये एनओसी वाला काम करना होगा. सही है, एनओसी साइन होकर आएगी. आपने अपनी जो एनओसी की पिक्चर है और जो आपकी मार्कशीट्स हैं, जो CNIC कॉपी है, स्टूडेंट आईडी कार्ड की कॉपी है, ये सब कुछ अपलोड करना है. और साथ में एक तो आपने 1,000 रुपीज दिए और 5,000 उनके इलेक्टिव्स के फॉर्म फिल करने की फी है. ये सब कुछ आपने दे दिया. बहुत लाइक जल्दी से वो आपको एक रिप्लाई कर देंगे, इलेक्टिव आईडी आपको दे देंगे. अच्छा, अब AQ हैज दिस थिंग कि उनका एक चार्ट बना होता है कि जिसमें 3 मंथ्स का टाइमलाइन होता है कि अगर आप जान में अप्लाई कर रहे हो तो आपको लाइक अप्रैल की आपको जो है ना प्लेसमेंट मिलेगी. इस तरह 3 मंथ्स के डिफरेंस से होता है. अब जो इलेक्टिव्स का जो बेसिकली रिप्लाई आएगा वो ऐसे नहीं कि फेब में नहीं आएगा, प्रॉबली मार्च के बहुत एंड पे आएगा. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट वगैरह करना पड़ेगा. अच्छा जी, अब इस तरह का है कि जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं
उनको वो लोग सिर्फ पल्मोनोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, फैमिली मेडिसिन, ये जो मैंने आपको दिया था पेपर फ्लायर जो भी था, इसमें ये चीजें सारी मेंशन है। तो सिर्फ इस तरह की चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। बट व्हेन यूर इन फाइनल ईयर तो आप सारे मेडिसिन की फील्ड्स अप्लाई कर सकते हो, एनेस्थीसिया अप्लाई कर सकते हो, सर्जरीज की जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज इनका क्राइटेरिया है कि यू हैव टू हैव अ CGPA ऑफ 3.5। इसका भी जुगाड़ जो है वो अभी बताती हूँ। अच्छा, जब आपका ये सब हो गया, अच्छा जो आई थिंक ये 6,000 हो गए, 5,000 फॉर द इलेक्टिव्स और 1,000 आपने यूनिवर्सिटी का दिया। फिर अगर इफ यू बेसिकली वो फॉर्म में आपसे पूछते हैं कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, दे डोंट आस्क यू द डॉक्टर। तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, बट उनके लिए लाइक दे हैव स्पेसिफिक फील्ड्स, वो सिर्फ उन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू फिल द फॉर्म तो तुम्हें सिर्फ वही ड्रॉप डाउन में शो हो रहे होंगे। अच्छा, तो जब आप ना उनको बेसिकली सिर्फ डिपार्टमेंट बताते हो, जब वो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है तो वो खुद से आपको एक डॉक्टर सिलेक्ट करके देते हैं। अब यहाँ दो मसले आ जाते हैं कि लाइक एक तो इफ यू वांट टू वर्क विद अ सर्टेन डॉक्टर, या आपकी GPA जो है वो उस क्राइटेरिया पे लाई नहीं करती। अब व्हाट आई डिड वाज कि अभी जो मैंने ENT में electives किए थे, तो आई कॉन्टेक्टेड अ डॉक्टर। द डॉक्टर्स एट AQ आर वेरी वेरी नाइस, दे रिप्लाई टू यू लाइक विद इन अ डे और टू। तो उनके AQ के पेज पे सारे डॉक्टर्स की लाइक दे हैव द ईमेल्स अवेलेबल। तो आई ईमेल्ड देम एंड आई टोल्ड देम कि जो है मेरी जो CGPA है दैट इज लाइक नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज मेरी CGPA 3.5 नहीं बन रही थी। तो माई डॉक्टर ही ईमेल्ड द electives ऑफिस कि लेट हर एप्लीकेशन पास थ्रू। सो अब इससे ये हुआ था कि आई गेट टू चूज माई डॉक्टर टू, एंड मेरा इस तरह का CGPA का भी कोई मसला नहीं हुआ था। लेकिन अगर CGPA सही है और इतना डॉक्टर का कोई आइडिया नहीं है तो वो लोग लाइक प्रॉबली कर लेते हैं। बिकॉज इसमें ना इतना वो मसला नहीं होता कि इनके पास इतनी जगह ही नहीं है या क्या नहीं है। ऑब्वियसली दे कांट टेक लाइक 20 पीपल, लेकिन आराम से एक डिपार्टमेंट में 5-6 लोग ले लेते हैं। अच्छा, अब एक और बात ये कि जब इलेक्टिव्स का आपको कंफर्मेशन की ईमेल आती है या जिस भी तरह से कंफर्म हुई है, तो 4,000 और पे करने होते हैं। सो अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज गोज इन टू दिस स्टफ। अच्छा, अब एक बात यह है कि भाई जो मैंने इससे पहले इलेक्टिव्स किए थे न्यूरो सर्जरी में, वो कैसे किए थे, बिकॉज आई वाज इन फोर्थ ईयर के लाइक जून में किए थे। तो पहले दे यूज टू बी दिस थिंग कि आप जो है ना डॉक्टर्स के पास जाओ, उनके सेक्रेटरी से बात करो, और जस्ट आस्क देम वी वांट टू डू इट और इस तरह का। तो वो लोग मान जाते थे। और मैंने पहले वाले इलेक्टिव्स बगैर किसी पोर्टल, बगैर किसी चीज के किए थे। तो बट अभी ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अभी वाले भी जो मेरे डॉक्टर थे ही सेड कि नहीं, आप प्रॉपर पोर्टल के थ्रू जाओ, लाइक वी कैन हेल्प यू जो जो मसले हैं, बट दे वांट अस टू गो थ्रू द प्रॉपर पोर्टल। अच्छा, अब ये बात है कि लोग पूछते हैं कि भाई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो वही वाली बात है कि एक तो आपको अपना पूरा टाइम लगाना होता है उधर, और बेसिकली दे वोंट आस्क यू कि आप इतने बजे जाओ इतने बजे जाओ, बट दे एक्सपेक्ट लाइक AKU पीपल, उनका 5 बजे से कम तो कोई टाइम नहीं है, मतलब 5 बजे से पहले तो आप सोचो भी ना जाने का। और जितना ज्यादा आप टाइम लगाते हो, जितना ज्यादा आप एक डॉक्टर के साथ रहते हो, उतना ही ज्यादा वो आपको भी आगे रखते हैं और आप भी उतने ही ज्यादा सीखते हो। अच्छा, फिर मतलब ये बात आती है LOR वगैरह की। लाइक माई बोथ एक्सपीरियंसेस वर अमेजिंग। जो लाइक मेरे कंसल्टेंट्स थे, दे जस्ट सेड के बेटा आपको जो लिखना है लिखो, आप जस्ट गेट इट प्रिंटेड बाय आवर सेक्रेटरी एंड विल साइन इट। तो इसका भी कोई मसला नहीं होता है। इलेक्टिव्स ऑफिस वाले भी दे आर वेरी नाइस पीपल, दे अकोमोडेट यू, जो भी एंड मोमेंट्स पे चेंजेस हैं जो भी कुछ है, तो वो खुद से कॉल करते हैं आपको। मतलब दे मेक यू फील वेलकम। और इस तरह का पहले दिन ओरिएंटेशन भी होती है, और फिर लास्ट में जब आप जाते हो तो आपको एक फॉर्म देते हैं, वो जो कि आपको डॉक्टर से फिल कराना होता है। वो बेसिकली आपका इवैल्यूएशन फॉर्म होता है। और थ्रू आउट दिस टाइम एक आपका टेम्परेरी ID कार्ड बनता है। दैट कार्ड लाइक बेसिकली हेल्प्स यू go everywhere, and you don't have the access to their doors obviously, but you can get like subsidized उनका food, और basically you have a position there कि हाँ आप किसी वजह से हो उधर। और if you guys want to ask any questions। एक और हाँ, एक तो GPA यू हैव टू हैव इट लाइक 3.5, और दूसरा दे डोंट अलाउ रीटेक किड्स। अब लिखा हुआ तो है आफ्टर 2 year back with it। अच्छा,
लिखा हुआ तो है उसमें कि रीटेक का नहीं है, बट आई गॉट अ रीटेक, बट दे डोंट रियली टेक इट। और दूसरा वो ये भी चीज बोलते हैं कि भाई AQ में आप सिर्फ एक दफा इलेक्टिव्स कर सकते हो, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 4 वीक्स है, और मैक्स आई थिंक वो 6 अलाउ करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, कुछ कुछ अब कुछ कुछ डॉक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ भले 2 हफ्ते की भी कर लो। या आई शेयर द पिक अगेन। जी। और क्या क्वेश्चन है? आ, दोनों बार यस मैंने कंसल्टेंट को कांटेक्ट किया था, एंड इट रियली हेल्प मी। और एक और मसला है AQ का। अगर आप 4 वीक्स के लिए कर रहे हो सपोज, सो दे वांट के ना, अच्छा, सो दे वांट कि आप ना डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट्स का रोटेट करो। बट पर्सनली आई वुड नॉट रेकमेंड दैट, बिकॉज एक हफ्ते में आप किसी कंसल्टेंट को नहीं जानते, ना वो आपको जानता है, फिर वो आप पे भी रिलाई नहीं करता, यू डोंट गेट दैट एक्सपीरियंस या कुछ इस तरह का। आई वुड रेकमेंड कि 4 वीक्स करो तो एक ही कंसल्टेंट के साथ रह के करो। मेरी CGPA आई थिंक 3.01 बन रही थी, लाइक इस तरह। वैसे तो देखो ये सिर्फ ना लाइक फॉर्म की बेसिस तक बातें। हर डॉक्टर का अलग माइंडसेट है, हर डॉक्टर की अलग टाइमिंग्स हैं, उनका वर्क एथिक बहुत डिफरेंट है। सो आपको बेसिकली डॉक्टर के साथ काम करना है। लाइक न्यूरोसर्जरी में माई टाइमिंग्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। आई हैव टू बी देयर लाइक एट 7, और मैं वहां से शाम के 7 निकलती थी। तो और इससे भी वो लोग कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे, बट ऑब्वियसली आप एक इलेक्टिव स्टूडेंट हो, आप इस तरह नहीं कर सकते। हाउ डिड आई ईमेल? AKU के पेज पे उनके सारे डॉक्टर्स की ईमेल्स और उनके टाइम सब कुछ मेंशन्ड है। लाइक आप देख लो कि भाई ये कब OPD करते हैं। अगर ये सुबह में करते हैं या दोपहर में करते हैं या इवनिंग की OPDs करते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हो। नाइट रोटेशंस दे डोंट इनकरेज इट। वही बात है कि भाई आप जितना घुसना चाहते हो आप घुस सकते हो, कि मतलब, लेकिन वो स्पेसिफिकली नहीं बोलते कि यू हैव टू डू इट एंड समथिंग लाइक दैट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं। दे हैव हॉस्टल फैसिलिटीज विद इन AKU भी हैं, आउटसाइड द AKU भी हैं। थर्ड ईयर में भी कर सकते हो इलेक्टिव्स, बट वही बात है कि आपको फिर पल्मोनोलॉजी, रेडियोलॉजी, फैमिली मेडिसिन सिर्फ यही मिलेगा। हाँ, मैंने बात स्टार्टिंग में बताई थी कि दे आर नॉट टेकिंग एनी इलेक्टिव्स एप्लीकेशन, बट आई टॉक टू देम, दे विल बी ओपनिंग इट इन द नेक्स्ट मंथ के 3rd या 4th वीक में। यार देख, एक और बात भी है, दे डू नॉट प्रायोरिटाइज 3rd ईयर स्टूडेंट्स। मतलब अगर पोर्टल के थ्रू जा रहे हो तो ऑब्वियसली दे प्रायोरिटाइज के 4th ईयर के हों, फाइनल ईयर के हों। और 3rd ईयर के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक मैंने जो 4th ईयर वाले लिए थे वो मैंने बहुत मेहनत से लिए थे, मैंने कोई 4-5 मरतबा चक्कर लगाए थे। और सो दे सॉ कि यार इसको वाकई करने है, तो लेट हर डू। यार देखो, जून में अभी आई डोंट थिंक सो मिल पाएंगे, बिकॉज उनका इस तरह का होता है कि 3 मंथ्स पहले आपको अप्लाई करना है। अभी जून से तो 3 मंथ्स पहले नहीं रहते हैं। और मतलब आपने अभी अप्लाई किया, सपोज क्या चलो अप्रैल, तो मई जून जुलाई, तो आपको अगस्त के इलेक्टिव्स मिलेंगे। तो आई थिंक इस बार के जून के मुश्किल हो जाएंगे। 3rd ईयर के लिए क्या करना होगा? 3rd ईयर के लिए मेहनत करनी होगी, AQ के चक्कर लगाने होंगे, साथ में ईमेल्स भी करनी होंगी, साथ में पोर्टल भी फिल करना होगा। तो ये सब कुछ। एनीवन एल्स? या दे डू। AKU के consultants, they are very very nice, they are very polite, and they'll guide you through everything. बस अब थोड़ा सा ये सीन हो गया है कि वो खुद से ऐसे इलेक्टिव्स नहीं दे सकते, वो आपको पूरे पोर्टल से ही गुजारेंगे, तब जाके यू नो they'll allow you to do it. USMLE का पढ़ने के साथ तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे नीड लाइक योर प्रॉपर अटेंशन। सपोज आप एक दिन गए हो, कोई सर्जरी हो रही है, सो दे एक्सपेक्ट कि आप अगले दिन वो पढ़ कर आओगे, एंड दे आस्क यू क्वेश्चंस। वहां का इसी तरह का है। मतलब अगर आप एक हफ्ते से इलेक्टिव्स कर रहे हो और आपको वहां की चीजें नहीं पता है, सो दे विल बी लाइक डिसअपॉइंटेड एंड दे स्टार्ट इग्नोरिंग यू एक्चुअली। तो मतलब मेरा ये होता था कि मैं रोज अगर वहां से आ रही हूँ तो मैं रात में आके बैठ के पढ़ती थी,
एंड यू नो दे आर वेरी लाइक स्मार्ट, दे रिमेम्बर एवरीथिंग कि उन्होंने क्या बोला था आपको पढ़ के आने को, दे लास्ट द अदर डे। मैक्सिमम आई थिंक 6 वीक्स तक है। जो आउट ऑफ सिटी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये लोग 6 वीक्स अलाउ कर देते हैं। मैंने न्यूरो सर्जरी में किए हुए हैं और ईएनटी में किए हुए हैं, ऑटो लैरिंजोलॉजी। अच्छा, एक्यू में देयर इज दिस बिल्डिंग जो कि सबसे लाइक लंबी बिल्डिंग है, 14 फ्लोर्स की, उनको उसको कहते हैं यूसी बिल्डिंग, UNC। तो वहां पर दे हैव दिस इलेक्टिव्स ऑफिस, वहां पे जाके भी आप बात कर सकते हो। अच्छा, 5th ईयर के बाद इन्होंने लिखा हुआ है अपने उसमें कि यू कांट अप्लाई, बट ऐसा नहीं होता। आई हैव पर्सनली सीन पीपल जिनका 5th ईयर हो चुका था, उनके हाउस जॉब में लाइक यू नो दे हैड टाइम इन बिटवीन, तो वो लोग वहां पे कर रहे थे। और वही बात होती है, उसको वो ऑब्जर्वरशिप कहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं होता है लाइक इलेक्टिव्स एंड ऑब्जर्वरशिप का। एनीथिंग एल्स? या अच्छा, जेपीएमसी वाज अमेजिंग इन अ सेंस के पेशेंट आपका है, मतलब आप इसका कुछ भी करो। लाइक ऑर्थोपेडिक्स में मैंने 2nd ईयर में इलेक्टिव्स कर लिए थे, और वो बस दे के चले जाते थे कि हाँ बेटा आप लोग ट्रीट करो इसको। तो ब्लड प्रेशर लेना, एबीजीज या यू नो लेबोरेटरी वाले बेसिकली लैब्स जो आप करते हो, या पेशेंट को एग्जामिन करना, या यू नो ऑन साइट ट्रॉमा मैनेज करना, ये सब कुछ आप जेपीएमसी से करो। ये ऑब्वियसली एकयू में नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पे ये सारा काम उनका स्टाफ कर रहा होता है। दैट्स नॉट अ डॉक्टर्स जॉब टू डू। बट ये आपको चीजें आनी चाहिए। सो जेबीएमसी इज द बेस्ट यू नो सोर्स फॉर दैट। yes, it is necessary to fill the portal. When can we जेपीएमसी तो या I have to the speaker, so अगर तुम wrap up कर लो बस थोड़ा सा श्योर। 2 minutes। ओके गाइस, सी यू बाय। मैं अच्छा बस लास्ट जेबीएमसी का बताई थी कि जेबीएमसी में आप कभी भी कर सकते हो, वो आपका अपना है। मैंने न्यूरो सर्जरी में 4th ईयर में किए थे। आ आई थिंक ये सेशन जो है जेपीएमसी के लिए नहीं है। सो लाइबा, यू कैन शेयर माय नंबर टू देम, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड आई थिंक दूसरे स्पीकर का टाइम भी जा रहा बस वो तो हमारा ही इंस्टीट्यूट टास्क हो। चलो ये है। प्लान अगर हम कुछ कर सकें, बाकी या आई शेयर आई की ईमेल और समथिंग तो यू गाइस कैन जस्ट कांटेक्ट her, ठीक है? तो शी श्योरली बहुत अच्छा ओके, सेशन था, आई होप सबको बहुत अच्छे से बताया तुमने, इसको क्लियर हो गया काफी कुछ। थैंक यू सो मच। हाफिज। आई शेयर दैट पिक्चर टू। ओके, बाय। थैंक यू। Okay, so next we have Ariba Khan. She is also a final year student from Janassan Medical University, and she has done electives at SIUT. So let's see what she has to share with us. Ariba, over to you. Am I audible? Yes, you are. Okay. Assalamu alaikum. This is Ariba Khan, final year medical student at SMC, and I am here to talk about my elective experience at SIUT. So I have done elective twice at SIUT. First time it was last year when I was in 4th year, and the second time I did it after my 4th year props. Acha, so there are two options available for SIUT. You can do it either in nephrology ward or in urology ward. Firstly, I did it in nephrology ward. How you can apply is very simple. For both nephrology and urology, you just go to the HR department at SIUT, and they will tell you if they have space available, which they usually have. So they will tell you to bring your mark sheet and NOC. It's the process of applying for NOC is the same as you do for all other hospitals, and people have already talked about it. So,
So and then they will just hand over you a rota, and for the duration, it's always 30 days. You have to do minimum 30 days, maximum 30 days to get an LOR. If you do it for 2 weeks, or if you do it for 10 days or 3 weeks, you won't get an LOR. And another thing is this कि जो बच्चे हैं वो normally LOR के लिए करते हैं, और दे अज्यूम कि LOR जो है वो डॉक्टर अदीब रिजवी का होगा, लेकिन LOR पे डॉक्टर अदीब रिजवी के साइन नहीं होते। वहाँ पे एक और होते हैं सेकेंड इन लाइन फ्रॉम डॉक्टर अदीब रिजवी, डॉक्टर अनवर, उनके सिग्नेचर्स होते हैं फॉर बोथ यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। अच्छा, firstly I did it in nephrology. For nephrology I would suggest कि fourth year में आप करें, लेकिन after you are done with your renal module, because वहाँ पे medicine है, और can you hear? Yes, yes, Am I audible? yeah, keep going. Okay. For nephrology, you should always do it after you're done with your renal module in fourth year, because उसमें जो medicine में आपको OPD में cases मिलेंगे वो typical MPG and RP. If you aren't done with your renal module in fourth year, then you won't get what is happening there. And I did it before my renal module, which was my mistake. तो ये गलती नहीं करनी, लेकिन experience at SIUT was really good. It's a busy hospital. It's a public sector hospital. So things aren't like Shaukat Khana or AKU. It's more like civil and JPMC experience. But again, they won't give you hands-on. They won't give you a lot of patient exposure in terms of hands-on जो जिसके लिए बच्चे बड़ा electives करना चाहते हैं। तो ये जो है ना, SIUT comes between private and public sector. तो कुछ चीजें उनकी पब्लिक सेक्टर वाली हैं, कुछ चीजें उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल वाली हैं। तो इसमें ये है कि 30 days में every day you will be rotated in a different ward, in a different OPD. They have a lot of OPDs: diabetic OPD, pre-transplant OPD, post-transplant OPD, और nephrology की अगर हम बात करें उसमें, or they have wards: nephrology ward, dialysis ward, oncology OPD. थोड़ा सा मैं भूल भी गई हूँ, इस तरह की बहुत सारी उनकी OPDs होती हैं, filter OPD, renal failure OPD, then they have genetics OPD. So they have a very classified form of OPDs. They don't have general OPDs. And their OPDs start from 6 to 7 a.m. in the morning, and they go on around about 8:30 to 9 at night. वैसे your timings for elective students will be 8:30 to 2:30. और SIUT की एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनका एक रूल है, आप 8:30 जाएंगे, you will have your rota, and you can't go to the your rotated place directly. You have to report it in the HR first at 8:30. Then you have to go to your respective ward or OPD. Then you have to come back, get your sign off done at the HR at 2:30, and then you will go back home. अगर आपका 8:30 पे नहीं साइन इन हुआ या 2:30 पे साइन आउट नहीं हुआ, तो आपको एब्सेंट मार्क होती है और डेफिसिट लगता है, और एक दिन से ज्यादा डेफिसिट होता है तो आपको LOR नहीं मिलता। तो ये वाली एक बहुत खारी है, बिकॉज आई डिड इट इन समर्स एंड इट्स वेरी टायरिंग एंड इट्स वेरी सफोकेटिंग। तो ये वाले इश्यूज हैं, उनके HR के थोड़े इश्यूज हैं, दे आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर अ लिटिल फ्रैंकली जस्ट लाइक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स. The doctors are really sweet, they are nice, they are cooperative, but they are super busy. They have a very huge patient inflow. They have around 1,000+ patients coming every day on in the OPDs. So they are really busy. They won't cater you on their own. You will have to ask for your learning, and you will have to show interest. Yeah, when you show interest, when you are there for the whole day, they will notice that and they will teach you stuff. And they do remember the students by name, because वहाँ पे ज़्यादा students नहीं आते. Nephrology, urology में normally वो लोग करना चाहते हैं क्योंकि वाकई interested होते हैं.
Yeah, third year students can apply for electives. Second year students can also apply. Any year can apply, but third year के लिए काम नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही ऐसे केसेस होते हैं जो कि अगर आपने रीनल मॉड्यूल ना पढ़ा हो तो आपको समझ नहीं आएंगे. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग. और वो भी थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई अगर आपका मॉड्यूल नहीं हुआ तो आप ना आए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा. उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पढ़ाए. अच्छा. और the OT experience in nephrology में you don't get to see OTs except for 1 or 2 days, which is vascular OT and the urology OT for 2 days. With 30 days में से सिर्फ 2 दिन OT लगती है, वो भी it's just observation and nothing else. They don't let you assist unless you have a very kind or good doctor there. तो शायद scrub in करके sutures लगा लें, not more than that, because वहाँ पे patient influx ज़्यादा है and they have a lot of doctors waiting in line. They have a lot of residents waiting in line जिनको असिस्ट करने की टर्न होती है. तो उधर इतना रश हो जाता है कि वो कहते हैं कि बस ठीक है. अच्छा, यू कैन डू इट इन ग्रुप्स. वो मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं. तो इफ यू आर गोइंग विद फ्रेंड्स तो 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा, उनका एक रोटा होगा, और फिर नेक्स्ट 4 स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनका अलग रोटा होगा. तो दिस इज हाउ दे डू इट. और इसके अलावा टीचिंग वाइज it was good and bad both. Wards were not very good. The consultants, just like JPMC or civil, they were a little cranky because they were really busy. So they were like, हाँ अच्छा हम क्या पढ़ाएं, हम क्या आपको बताएं. तो they just tell you कि जाओ हिस्ट्री लो और एग्जामिनेशन करो, and then they attach you to an HO who's just as clueless as us. मतलब उनको भी इतना तो नहीं आता कि वो आपको टीच कर सकें या आपको बहुत कोई माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा उनके साथ. वो थोड़ा बहुत आपके साथ चिट चैट करेंगे, थोड़ी आपकी हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन सही करवा देंगे, नॉट मोर देन दैट. और फिर उस वार्ड में वो पूरा टाइम 8:30 to 2:30 गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन ये हम अपनी रोटेशन में भी कर लेते हैं. तो नॉर्मली वार्ड्स लगते तो ये होते हैं. ओपीडीज में दे विल लेट यू टेक हिस्ट्री बट ऑन अ वर्बल बेसिस. ऐसा नहीं है जैसे जेपीएमसी में या सिविल में वो कहते हैं कि आप अपने पेशेंट के जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर उसी पे हिस्ट्री लिखें और फिर हमें प्रेजेंट करें. वो बोलते हैं कि आप पेशेंट से अपनी जो है वो कॉन्वर्सेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर सकते हैं. बाकी वो अपना पेशेंट खुद देखते हैं, अपना पेशेंट खुद उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. कोई आपको हैंड्स ऑन ओपीडी में भी इतना नहीं मिलता. तो इस हिसाब से मे बी दे आर लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के वो बड़े कॉशियस होते हैं और बड़े कॉन्शियस रहते हैं. This was it for nephrology. And for urology, I did it again for 30 days. And मैंने 2 दिन छुट्टी की थी तो मेरा डेफिसिट लगा था, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा नहीं किया because I didn't get time. I had my final year classes started. I will do it again in June. वो जो डेफिसिट पूरा करना है क्योंकि LOR उसके बगैर नहीं मिलता. और उनकी कोई जीपीए रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है. SIUT doesn't have any GPA requirements. अच्छा, यूरोलॉजी में भी यूरोलॉजी में I did it for OT experience because it's a surgery related field. But again 30 days में से hardly 2 to 3 days OT थी. बाकी सारे जो थे वो wards and OPDs थी because they have a lot of super classified OPDs like filter OPD, stone OPD, stricture OPD, oncology OPD, GI OPD. Then they have peds Euro OPD. Then they have AVF OPD. Then they have functional OPD और फिर प्रोस्टेट ओपीडी. ये सारी उनकी ओपीडीज होती हैं. फिर कुछ ओपीडीज इनकी रिपीट भी होती हैं. लाइक 30 डेज में से 2-2 दिन सेम ओपीडी लगती है, 2-2 दिन सेम वार्ड लग जाता है. ऑन्कोलॉजी वार्ड है, यूरोलॉजी वार्ड है, इमरजेंसी जो उनका है SIUT का 1 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ पोस्टिंग होती है. और OT का एक्सपीरियंस अगेन आई टोल्ड यू कि बस 2-3 दिन उन्होंने OT लगाई थी, जिसमें से एक रोबोटिक OT की थी, जिससे बड़ा बच्चे फैसिनेट होते हैं और बड़ा डाउ वाइट से सुन के स्पेशली जाते हैं वहाँ पे कि हम रोबोटिक OT देखेंगे. लेकिन वहाँ भी कोई हैंड्स ऑन नहीं, बिकॉज वहाँ तो रेजिडेंट्स को भी हैंड्स ऑन और रोबोटिक OT एक्सपीरियंस नहीं मिलता. तो हम तो फिर बहुत पीछे रह गए. और वहाँ सिर्फ कंसल्टेंट्स होते हैं एंड यू जस्ट वॉच इट ऑन द स्क्रीन. जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में आप स्क्रीन पे ऑपरेशन या सर्जरी होते हुए देखते हैं, इट्स जस्ट द सेम. एंड द की डिफरेंस इज के दे आर ऑपरेटिंग इट ऑन अ रोबोट.
तो वो एक दिन ही काफी होता है, वो एक दिन भी नहीं गुजर पाता, बिकॉज वो सर्जन अपना ओटी करने में बिजी हो, बस कहता है बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, कोई आपने उससे क्वेश्चन कर लिया तो वो शायद आपको आंसर कर दे, नॉट मोर देन दैट। वहाँ पे 2:30 तक वहाँ भी टाइम आपका गुजारना मुश्किल हो जाता है। OPDs are fun. OPDs are really good. But urology is a very, I think, super specialized field. Maybe for that reason, cases बहुत repetitive होते हैं. OT में you will see renal stones, you will see PCNLs, you will see what prostate cancers, bladder cancers, kidney tumors. These are the cases you will see on repeat, and these are the cases you will see every day in OPD as well, because उनकी OPD भी इतनी super classified है, stone OPD, so you will see stone, renal stones and bladder stones patients coming all the way from 8:30 to 2:30. Then they have stricture OPD, you will see the same patients coming again. थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, थोड़े बहुत जो है ना वो आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे, और कि जिस पे आप केस रिपोर्ट लिख सकें या आप कहें कि ये एक रेयर केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं। बट अगेन SIUT doesn't allow outside students to write case reports or do researches, although उनके पास बहुत कंटेंट है और वो जिस तरह पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वहाँ पे केस रिपोर्ट्स या वहाँ पे रिसर्च करना बहुत आसान है, बट दे डोंट अलाउ एनीवन other than Taoites or other than their own residents and doctors। तो ये एक उनका नेगेटिव साइड है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स इतने अच्छे होते हैं। आई हैव सीन पेशेंट्स जो मेरी बर्थ से पहले से आ रहे हैं और उनका उस साल से जो है पूरा सारा रिकॉर्ड मेंटेन हुआ हुआ है एक ही फाइल में, विच वाज सो कूल। यू कैन जस्ट फॉलो अप विद द फाइल एंड you can do a lot of original articles based on that fact only, but they don't allow it. That's their rule. We can't do anything about it. And the OT की मैंने बता दिया, रोबोटिक OT और जो उनकी OT SIUT OT होती है, बाकी वार्ड्स के भी बता दिया और OPDs का भी बता दिया। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस इफ यू आर very much interested in nephrology or urology, but if you're just trying to navigate your way, or you just want to have hands-on experience, you really want to have a good surgery experience, then I don't think so. Honestly, SIUT is a good option. You can go for AKU or Shaukat Khana or maybe JPMC. It's better than SIUT. So yeah, this is it for my SIUT experience. I am interested in urology and I want to pursue urology, so I did it again at SIUT and I enjoyed because I really want to do it. And there's no better option for urology than SIUT. So how do we apply at SIUT? No, there are no forms. You just go to their HR, you talk to them, they will tell you what type of documents you have to bring them, and you just fulfill their documentation requirement, and this is it. It's very simple. And what else people are asking? What is the whole procedure for applying at SIUT? I applied in SIUT a day before I started my electives. It's so simple and it's so easy. Yeah, I started from like I think 26th Feb and I went there on 24th Feb. I was like, I want to do electives. Do you have space? And they knew me because I was coming for the second time, so they were like, हाँ ठीक है आ जाओ. Or even when I did it for the first time, I went there a week prior my electives, and they had space and they just welcomed me. For NOC, they can give you some time. You can ask कि भाई अभी हमने NOC के लिए apply किया, हमें एक week अपना लगेगा, तो they will allow you. Or they don't have any GPA requirements. जो भी GPA, they don't care any. And you can start any day you are available, and you can just tell them. It's also luck if they have space. Mostly they do have space because थ्योरी ज्यादा है और लर्निंग थोड़ी कम है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, और सर्जरी यूरोलॉजी के लिए सर्जरी एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, तो इसलिए बच्चे नहीं जाना चाहते।
और गर्मी में तो समर्स में इट गेट्स टफ बिकॉज इट्स नॉट एयर कंडीशनड एंड उसके थोड़ी जो इमरजेंसी वाली बिल्डिंग है वो काफ़ी जो है ना उसके हालात ख़राब है। तो सिविल वाले शायद एडजस्ट कर जाए, जेपीएमसी वालों को तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की इमारत हो गई तो उनको थोड़ा मसला होगा बिकॉज इट डज add to your experience all of these factors and what I should mention them. Um, Baki to this is it from my side. I hope you all I hope it's all clear from my side. Baki, if you have any other queries, you can ask for my contact number and ask me on my WhatsApp. Thank you. Thank you so much, Ariba. That was really helpful, and I think you've answered all of the questions also. And yeah, अगर किसी को और question है तो you guys can ask me. Can I share your contact number or should I Yeah, send you? yeah, sure. You can share my contact number. Okay. I'll share her contact number if you guys have more questions. So thank you so much, Ariba. It was really helpful. Thank you for joining. Thank you for guiding all of us. Thank you. Thank Love you. Allah. Okay, so I am Ashwar. I'm a fourth year student at SMC, and I will be discussing about electives at Liaquat National Hospital. So, first I'll give a brief overview about the application process. Then I'll share my experience with everyone. तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इट इज़ वेरी सिंपल। आपको तीन चीज़ें चाहिए। फर्स्ट विल बी द इलेक्टिव फॉर्म, जो आपको एनएच की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। आपको उसको प्रिंट कराना है, फिल करना है, और जो एनओसी की एप्लीकेशन है उसके साथ आप उसको स्टेपल करके सबमिट करा दोगे स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट में। ठीक है, आपको उसके बाद एनओसी मिलेगा और फॉर्म भी वापसी मिल जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म, एनओसी एंड आई थिंक एनरोलमेंट कार्ड चाहिए होगा, थोड़ी सी फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। बस ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है और इसको एनएच में सबमिट कराना है। ठीक है, अब सबमिट कहाँ कराना है? तो आप एनएच में आपको जाना पड़ेगा पहले वाजिद कॉम्प्लेक्स के यू गो टू द बेसमेंट, वहाँ पे फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट होगा। उसके आगे वहाँ पे एक रूम है, आप वहाँ पे किसी से पूछ लो तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ जाना है और कहाँ सबमिट करवाना है। ठीक है, सो एप्लीकेशन प्रोसेस इतना सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये जो आपको जमा करानी है एप्लीकेशन, ये कितने टाइम पहले करानी है? इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले इसको जो है वो करवा लो, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेट करोगे तो सीट्स यहाँ पे फिल हो जाती हैं एंड देन यू विल गेट वो वाले डिपार्टमेंट जो बचे कुछ रह जाएंगे। जो आपका पसंद का डिपार्टमेंट है वो हो सकता है आपको ना मिले। तो इट इज एडवाइज कि एटलीस्ट 2 मंथ्स या फिर आप 3 मंथ्स पहले जो है अप्लाई कर दो वहाँ पे। और मैंने जो है 2 मंथ्स पहले अप्लाई किया था, मुझे ईएनटी में मिल गया था। वहाँ पे मेरे ख्याल से 2 सीट्स खाली थी उस वक्त। टोटल सीट्स भी कम होती हैं क्योंकि एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 5 या 6 सीट्स होती हैं, तो उसमें मुझे मिल गया था बिकॉज आई अप्लाइड अर्लियर। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको सिर्फ अप्लाई नहीं करना, आप जो है अप्लाई करने के बाद यू हैव टू फॉलो अप। क्योंकि अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे तो फिर वो आपकी सीट किसी और को दे देंगे, बिकॉज दे प्रायोरिटाइज उन लोगों को जो लोग एप्लीकेशन देने के बाद फॉलो अप कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद से कॉल वॉल नहीं करते। उनको बस जिसकी कॉल आ रही होती है उसको करते हैं। अच्छा, फॉर जून, अभी अप्रैल चल रहा है ना, अगर आप अभी एनओसी के लिए अप्लाई करोगे आपको 1 वीक लगेगा एनओसी का, फिर आप जो है जाओगे तो हो सकता है आपको जो है जो हाई डिमांड वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ना मिले। जैसे जनरल सर्जरी बहुत हाई डिमांड पे आता है, वो खत्म हो चुका होगा अभी तक। कार्डियो है वो नहीं मिलेगा, ऑर्थो में पता नहीं मिलेगा ना मिले। तो अभी जो है अच्छा, एक और काम आप ये कर सकते हो, आप उनको कॉल भी कर सकते हो डायरेक्ट। उनका जो नंबर है वो अवेलेबल होगा, मेरे पास भी होगा, मैं बाद में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, और उस हिसाब से आप स्केड्यूल कर सकते हो कि मैं अप्लाई करूँ अभी कि ना करूँ। ठीक है, यस आई शेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस समझ में आ गया। फॉलो अप का याद रखना है कि फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे साथ भी ये मसला हुआ था कि उन्होंने जो है फॉलो अप ना करने की वजह से कुछ बच्चों को सीट नहीं मिली। अच्छा, इसके अलावा जीपीए वगैरह फॉर्म में लिखनी होती है, बट आई डोंट थिंक इट प्लेज अ पार्ट। बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसकी जीपीए ज्यादा है किसकी कम है, एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली एट एनएच वो बोलते हैं, पर मैंने नहीं देखा कि किसी को जीपीए की वजह से मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। ठीक है, अब फॉलो अप नंबर पे कॉल करके पूछना है कि मैंने जो है इलेक्टिव्स के लिए
एप्लीकेशन जमा कराई थी तो क्या हुआ, मुझे सीट मिली कि नहीं मिली, या आप एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर जून में करनी है तो May 15 तक आप उनको कॉल करके पूछने लगो। ठीक है। ऑल्सो जिसको ये, अच्छा ये मैं नंबर शेयर कर दूंगा, लेकिन जिसको ये कॉल करनी होती है वहाँ पे देयर इज अ वुमेन, उनका नाम उस्मा होता है। वो बहुत जो है इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है। तो जो है खैर एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इतना हो गया। मैंने मेरे ख्याल से मिस नहीं किया कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस में। अब आई शेयर माय एक्सपीरियंस एट क्या कहते हैं, मेरा डिपार्टमेंट जो था ENT, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा। ठीक है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा था। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। अब किस तरह था, इट वॉज स्पेशली बिकॉज जो ENT का डिपार्टमेंट है इट वॉज वेरी स्ट्रक्चर्ड। हम लोग जब पहले दिन गए थे हम लोग को जो है वो मिल गया था, एक सीनियर रेजिडेंट असाइन हुआ था, एंड दैट सीनियर रेजिडेंट मेड ग्रुप्स मेड ग्रुप्स फॉर अस, एंड देन उन्होंने हमारा रोटा बनाया था कि इस दिन ये लोग जो है जाएंगे उधर, OPD में होंगे, वार्ड में होंगे, OT में होंगे। ठीक है, इस तरह डिवाइड हो गया था। अब वार्ड जो है वहां पे इतना कोई काम होता नहीं है, तो हम लोग फिर वार्ड नहीं गए थे, हम लोग या तो OT होते थे या तो OPD होते। अब मैं इन दोनों के बारे में जो है एक एक दफा एक एक करके बता देता हूँ कि किस तरह का एक्सपीरियंस। तो OPD में आपको इतना कुछ नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो भी हिस्ट्री लेने तक काम कर रहे होते हैं, उसके ज्यादा काम वो नहीं कर रहे होते हैं। एक अच्छी चीज आपको जो मिलेगी, वहाँ पे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट ENT के जितने भी केसेस हैं वो सारे हमें देखने को मिले थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का पेशेंट इन्फ्लक्स जो है वो बहुत अच्छा है। जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे अच्छा है, वहाँ के जो कंसल्टेंट्स हैं, 3 कंसल्टेंट्स हैं वहाँ पे, तीनों बहुत अच्छे हैं। एंड वो समझाते हैं, अच्छा समझाते हैं, जो पूछो वो बता देंगे। इसके अलावा आपको सबसे अच्छी बात यह है कि यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। जो जो चीज़ें तुम्हें बुक में मिलेंगी वो चीज़ें तुम्हें वहाँ पे मिलेंगी, सो इट इज़ वेरी नाइस इन दैट सेंस। इसके अलावा हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री वहाँ पे जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू JPMC, ऐसे जो हम लोग अपनी नॉर्मल रोटेशन में करते हैं। डिफरेंट इस सेंस में होती है कि हम लोग यहाँ पे तो एक पेपर में हिस्ट्रीज ले लेते हैं ना, वहाँ पे एक चेकलिस्ट टाइप होती है, एक फाइल टाइप होती है, और आप उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सवाल पूछते हो। कहीं कहीं चेक बॉक्सेस होते हैं और कहीं कहीं जो है आप नोट्स लिख सकते हो, तो बिल्कुल उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप हिस्ट्री लेते हो। अगर वो आपको लेने दें, शुरू के टाइम नहीं लेने देते पहले वीक तक, उसके बाद वो लेने देते। ठीक है। उन्होंने हमें लेने दिया था, हिस्ट्रीज हम लोगों ने बाद में ली थी, और हिस्ट्रीज लेके फिर आप कंसल्टेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। कंसल्टेंट जो है वो जो केस है वो भी डिस्कस करते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं, और वो बहुत कंसल्टेंट्स स्पेशली वेरी हेल्पफुल वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, OPD में और हमने क्या सीखा, जो हमारी सीनियर रेजिडेंट थी वो बहुत, मतलब उनको पढ़ाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने हमें सिर्फ हिस्ट्री पे नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग की ऑस्की होगी तो मैं तुम लोग को ऑस्की का भी पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने हमें ईयर एग्जामिनेशन, नोज एग्जामिनेशन, फेस की एग्जामिनेशन का क्या करना है, क्या चीज़ें देखनी है, थ्रोट एग्जामिनेशन किस तरह करनी है, उन्होंने हमें सब सिखाया। उन्होंने उसके बाद हमारा टेस्ट भी लिया था, उन्होंने बोला था कि मैं तुम लोग को जो है LOR नहीं दूंगी अगर तुम लोग ये काम नहीं करो। तो उन्होंने हमारा वो एग्जामिनेशन ली थी, उनका टेस्ट लिया था। इसके अलावा उन्होंने हमें इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग सिखाई थी कि आप फोटोज को कैसे पकड़ोगे। ये सब फोर्थ ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑस्की में आती है, हमारी ENT को ऑस्की आती है फोर्थ ईयर में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ने हम लोग को बताया था कि आप इंस्ट्रूमेंट स्पेकुलम को किस तरह पकड़ोगे, ओटोस्कोप से किस तरह देखते हैं, और फाइंडिंग्स किस तरह पता करते हैं। तो दैट वाज ग्रेट। और इसके अलावा जो बेसिक असेसमेंट्स होते हैं हेयरिंग के, जैसे रिनीस टेस्ट है, वीवर्स टेस्ट है, PTA है, PTA कैसे रीड करते हैं वो भी बताया था उन्होंने। और ये सब चीज़ें हम पेशेंट में भी कर सकते थे, जैसे रिनीस वीवर्स टेस्ट है, ये कोई इतना इंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, तो हम लोग को अलाउड था कि हम पेशेंट पे कर सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है। तो ये सब था OPD में। एंड OPD में एक और चीज़ थी, उनके पास था एक एंडोस्कोपिक लेरेंजोस्कोप। वो अब इसके हम नहीं कर सकते वो, लेकिन हम लोग जो है वो कर सकते थे उससे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतना ही होगा कि आप जो हिस्ट्री ले सकते हो, आप एग्जामिनेशन कर सकते हो, जो एग्जामिनेशन मैंने बताई, अभी आप वो वाले एग्जामिनेशन कर सकते हो, करने देते हैं। ठीक है। अच्छा, OPD में और PTA में भी आप जाके देख सकते हो। PTA में कुछ काम नहीं होता इतना, आपको अगर रीड करना सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हो। ठीक है। तो OPD में सिर्फ इतना होता है। OPD में अच्छा खासा काम हो गया। इसके अलावा अब होता है OT। OT जो है उसके हमारे लगते थे हर वीक, मतलब कि इस तरह डिवाइड होता था कि हर दिन एक बच्चा जाएगा OT। सही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि OT आप जाओगे तो वो क्राउडेड नहीं होगा, आप होगे,
आपके साथ एक रेजिडेंट होगा या तो मैक्सिमम 2 रेजिडेंट्स होंगे और एक कंसल्टेंट होगा, सिर्फ इतने लोग होते हैं पेशेंट के आसपास, और एक टेक्नीशियन होता है बस। और दूसरी बात, स्क्रब्स वो लोग प्रोवाइड करेंगे, आप अपने स्क्रब्स वहीं पहन के जा सकते हैं, स्क्रब्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और पहले दिन ही उन्होंने हमें स्क्रबिंग भी करवा दिया था। यही जो है सबसे अच्छी बात यही थी वहाँ की, कि उन्होंने हमें पहले दिन ही स्क्रबिंग करवा दिया था। उन्होंने बताया आप कैसे करोगे स्क्रबिंग और क्या करोगे, और उन्होंने हमें स्क्रबिंग करवा दिया था पहले दिन ही। और हम लोग के जो है ना ही उतना क्राउडेड भी नहीं होता था, तो फिर वो लोग आपको बेसिक चीजें जैसे हैं रिट्रैक्टर पकड़ना है, या कभी सक्शन पाइप पकड़ा देते थे कि ये कर लो, या फिर अगर आप बहुत देर तक रुक रहे हो, बिल्कुल सर्जरी के एंड तक रुक रहे हो आप, तो फिर आपको वो ये भी करा देते थे, सूचर्स भी करने देते थे हम लोग को। हमारी जो सीनियर रेजिडेंट थी उन्होंने हमें सूचर्स भी करने दिए थे एंड में। तो जो है ओटी में इस तरह था, और ओटी में स्पेशली मजा इसलिए आता है क्योंकि पहली बात कि आप जो है ना अकेले स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे। तो जो टीचर्स होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, जो रेजिडेंट होते हैं, वो पढ़ाते हैं या वो बात करते हैं, तो बता देते हैं कि ये देखो यहाँ से ये स्ट्रक्चर जा रहा है, दिस इज दिस वेन या दिस इज दैट वेन। आई डोंट थिंक सो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, और आप इसको जो है उसमें भी करवा सकते हो। क्या कहते हैं, जो मैं नंबर भेजूंगा ना उस पर भी आप पूछ सकते हो कि कौन से ईयर के स्टूडेंट्स कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो है थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ही स्टूडेंट्स को प्लान देते हैं। खैर, तो जो ओटी का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा था। जब मेरा पहला दिन था मैंने जो है ऑब्जर्व किया था, कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी थी उस दिन, और पेशेंट वाज वेरी ओबीस, और उसकी थायरॉयडेक्टमी करना बहुत मुश्किल भी था, लेकिन इट वाज एन एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस वाला। हम लोग रिट्रैक्टर पकड़ पकड़ बहुत देर हो जाती थी, लेकिन जज्बा तो था ही उसमें, नया नया तो उसकी लगता नहीं था इतना टाइम। ठीक है, और मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया था कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी देखी थी, नेक डिसेक्शन साथ में होती थी, और लिम्फ नोड्स रिमूवल के लिए नेक डिसेक्शन होती थी, और ट्रेकोस्टमीज बहुत देखी हमने, मेरे ख्याल से 2 या 3 ट्रेकोस्टमीज देखी थी। और जो है बायोप्सीज तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती थी, तो बायोप्सीज भी हम लोग देख सकते थे। इसके अलावा अ, हाँ, एक सबसे अच्छा जो बहुत बहुत मेरा मेमोरेबल मोमेंट है सॉर्ट ऑफ, वो ये है कि हमने वहाँ पे एक स्टेज 4 ओरल ट्यूमर था, जिसका इतना बड़ा ट्यूमर था यहाँ से बाहर, और उसकी सर्जरी स्टार्ट हुई थी सुबह 8:30 बजे। ईएनटी में क्या था मैंने, उसकी सर्जरी स्टार्ट हुई थी सुबह 8:30 बजे तक, एंड देन आई लेफ्ट द ओटी रूम रात में 9 बजे तक, क्योंकि उस पेशेंट का जो ट्यूमर था वो बहुत ज़्यादा अंदर तक फैला हुआ था। उसका मैंडिबल भी काटा, उसका मैक्सिला भी काटना पड़ा, और मैं बताता हूँ, मैंडिबल भी काटना पड़ा, यूविला भी नहीं था उसका, और फिर उसकी नेक डिसेक्शन भी हुई थी, और फिर उसका पेक्टोरल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन भी हुई थी, विच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पेक्टोरल फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो भी हुई थी। ठीक है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे स्पेशली इस डिपार्टमेंट में वाज वेरी गुड, और मेरे लिए तो ओटी का एक्सपीरियंस वाज बेटर देन एनीथिंग फिर, बस बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो बताना चाहूँ वो ये है कि सारे डिपार्टमेंट्स एट एलएनएच आर नॉट द सेम। सही है, बहुत वेरिएशन आती है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप अप्लाई करो और आप वहाँ पे जो है जाओ, तो वहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कंसल्टेंट्स हों, रेजिडेंट्स हों, कोई मुंह नहीं लगाता। ऐसा होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं। मेरे दोस्त हैं, जब जब मैंने यहाँ किया था तभी मेरे मेरे साथ कुछ लोग थे, उन लोग ने कार्डियो कार्डियो में किया था। आप कर सकते हो अप्लाई, आप कर लो, कोई मसला नहीं। अ, बस आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा ना वो थोड़ा सा पता नहीं कि डिजायर्ड डिपार्टमेंट मिलेगा नहीं मिले, ये आपको पता करना पड़ेगा। मैं जो नंबर शेयर करूंगा उस पर आप पता कर लेना। अच्छा, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि डिपार्टमेंट जो है सारे वो सारे सेम नहीं है, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ ही किया था, उन लोग ने फॉर एग्जांपल कार्डियो में किया था। तो कार्डियो में नो वन गिव देम मतलब एनी अटेंशन, कुछ नहीं, किसी ने कुछ वो नहीं किया कि आ रहे हैं बस सुबह अटेंडेंस लगाएंगे, किस कंसल्टेंट के पास जाना है किसके पास नहीं जाना है, तो उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस भी डिपार्टमेंट में करना चाह रहे हो आप उससे पहले उस डिपार्टमेंट के बारे में किसी सीनियर से या जिसने ऑलरेडी कर चुका है वहाँ पे इलेक्टिव, आप उससे पूछ लो कि वो डिपार्टमेंट किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। जहाँ तक मुझे पता है ईएनटी में मेरा एक्सपीरियंस वॉज गुड,
और इंटरनल मेडिसिन में मेरे कुछ दोस्तों ने किया था, दैट वाज गुड। हाँ, मैं बताता हूँ, एलओआर के बारे में बताता हूँ। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा था मेरा, क्या कहते हैं, ये इंटरनल मेडिसिन में मेरे कुछ दोस्तों ने किया था। अब इंटरनल मेडिसिन में आपको ओपीडी में ही सब करने को मिलेगा, जो करने को मिलेगा, तो उन लोगों को हिस्ट्री देनी होती थी और ये सब काम था, लेकिन इट वाज स्ट्रक्चर्ड इन इंटरनल मेडिसिन टू। उनके भी ग्रुप्स थे और हमको भी असाइन होता था कि आप ये काम करो, ये काम करो, तो इट वाज गुड। ऑर्थोपीडिक्स का मैंने सुना है इट इज़ वेरी नाइस, अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहो वो बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा वेस्कुलर सर्जरी में भी कुछ लोगों ने किया था, दैट वाज आल्सो वेरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, एलओआर के बारे में। देखो, एलओआर जो है वो आपको, उन लोग की जिम्मेदारी नहीं है आपको एलओआर देना। उन लोग की जिम्मेदारी आपको सिर्फ एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, अगर आप इनिशिएट नहीं करोगे, आप पहले से किसी कंसल्टेंट से बात नहीं करोगे, या फिर आपको कोई रेजिडेंट असाइन हुआ है आप उससे बात नहीं करोगे एलओआर की, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि आपको एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन एलओआर के लिए आपको खुद से पहले से बात करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट आप 1.5 वीक्स पहले या 2 वीक्स पहले आप उनसे बात करना स्टार्ट कर दो कि जो है मुझे एलओआर चाहिए, या जिस भी तरह आपको इनिशिएट करना है आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह इनिशिएट करना है आपको एलओआर, किस तरह मिले, इसी तरह मिलेगा, आपको खुद से इनिशिएट करना पड़ेगा। मैंने भी जो हमारी सीनियर रेजिडेंट्स हैं उनसे बात की थी कि मुझे जो है आगे परसू करना है और मुझे एलओआर चाहिए, ग्रेट एंड ये सब मैंने कहा था, तो उनको शी हेल्प मी अलॉट। उन्होंने मेरे जो वहाँ के एचओडी है वहाँ से एलओआर दिलवा दिया था, एंड दैट एलओआर वाज नॉट जेनेरिक, वो काफ़ी अच्छा था। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें सीखी, और रिमार्क्स भी लिखे हुए थे, तो दैट एलओआर वाज गुड। ठीक है, अब आई थिंक मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया है। अगर किसी को कोई सवाल है और तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लो। जो नंबर है वो मैं नंबर शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई सवाल है मुझसे तो पूछ लो आप लोग। अच्छा अशपर, अगर आप चैट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर अभी शेयर कर दो तो आई थिंक दैट वुड जी बी। जी, अच्छा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, if you want to give yours, वरना you can share your email या फिर हाँ हाँ, मुझे रीच आउट कर लें, मैं फिर आपके पास क्वेश्चंस ले आऊँ, whatever you think is fine। सही सही, कोई नहीं। अगर अगर किसी को बाद में कोई मसला आता है, मुझसे पर्सनली कोई पूछना चाहता है तो पूछ ले, कोई मसला नहीं है। आई एम अवेलेबल, तो मैं जवाब दे दूंगा। मैंने थर्ड ईयर में किए थे, थर्ड ईयर लास्ट ईयर मैंने जून में किए थे इलेक्टिव्स। और इसका तो नहीं पता मुझे, क्योंकि हम लोग तो मॉर्निंग इवनिंग का नहीं पता मुझे, क्योंकि हम लोग जो है सुबह ओपीडी वाले दिन में सुबह 8:30 बजे आना होता था। अच्छा, सुबह राउंड्स भी होते थे हमारे, विच वर नॉट हेल्पफुल, बेकार से होते थे, पर हम लोग को सुबह 8:30 बजे आना होता था फॉर राउंड्स। उसके बाद ओपीडी जाते थे, ओपीडी में मॉर्निंग ओपीडी खत्म हो जाती थी 2 बजे तक, तो हम लोग ओपीडी में 2 बजे तक चले जाते थे। ओटी में आपको 4 बजे तक रुकना होता है, अगर आप उसके बाद लेट रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। मैं एक दो दफा 9 बजे तक 8 बजे तक रुका था। यस, एनओसी वाउचर आप कहीं भी अप्लाई करो, आपको एनओसी वाउचर जो है उसके लिए पे करना पड़ेगा। 1000 रुपीज होते हैं एनओसी के लिए। और जो है जब आपकी सीट कंफर्म हो जाती है एलएनएच पे, तब तब लास्ट ईयर 6000 रुपीज थे जो पे करने थे, तो टोटल 7 to 8 thousand रुपीज का खर्चा जो है वो तो आएगा फॉर एलएनएच। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है मुझसे? I think it's done, like और क्वेश्चंस हैं तो कोई पूछ ले, otherwise we just wrap it up। So I think अशपर क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू सो राइट, मच, yeah it was really helpful। बहुत डिटेल में आपने बता दिया सब कुछ, एंड आई थिंक सबको अच्छी खासी गाइडेंस मिल गई है। थैंक यू सो मच, गुड लक। माय प्लेजर, माय प्लेजर। लव इज, लव इज। ऑफिस। Okay, everyone, thank you so much for joining the session. I hope it was really helpful for you all, and I hope you guys are motivated now to plan your elective journey also। हमने बस कोशिश की जितना अच्छे से गाइड कर सकें, सब स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया आपको। Also, just follow us for more such helpful sessions। इंशाल्लाह आगे भी हम और प्लान करेंगे जिस तरह से हमसे हो सकता है। So yeah, love, please take care।